तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो ऐसी कंप्लीट सीरीज इस समय कर रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, या जिसको हम लंग्स टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर हमारा हर सपना पूरा हो सकता है, याद रखिए बेटा स्टूडेंट, हमारा हर सपना पूरा हो सकता है यदि हमारे पास उसे पाने की हिम्मत और लगन हो। यदि आपको अपना सपना पूरा करना है, यदि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आपको उसके लिए अपने अंदर हिम्मत और लगन लानी पड़ेगी। बिना हिम्मत और लगन के कोई भी जीवन का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? पल्मोनरी टीबी इज ए सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज दैट अटैक द लंग्स। याद रखिएगा, जो पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी टीबी क्या है? एक सीरियस डिसऑर्डर है, एक सीरियस बीमारी है लंग्स की जिसके दौरान पेशेंट में क्या मिलता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि इसका मेन पॉजिटिव एजेंट है बेटा, इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या करता है? ये सीधे के सीधे डायरेक्टली लंग्स पे अफेक्ट करता है। डायरेक्टली क्या करता है? ये लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का मेन काम होता है टू अफेक्टिंग ऑफ लंग्स, यानी ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी टीबी का ये सबसे बड़ा कॉज बनता है। उसके साथ साथ किसी भी प्रकार की टीबी हो, उसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिम्मेदार होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें इंसिडेंस की, तो बेटा टीबी जो नॉन व्हाइट पर्सन है, जो काले जो लोग हैं, नॉन व्हाइट पर्सन है, जो अफ्रीका साइड में रहते हैं, उनका जो रेशियो है वो 5 से 11 टाइम ज्यादा है व्हाइट से। मतलब जो अफ्रीकन लोग हैं उनके अंदर टीबी होने का खतरा बेटा ज्यादा माना गया है जिन कंट्रीज में व्हाइट लोग रहते हैं, मतलब गोरे लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में it has been estimated about 2 million people affected with the mycobacterium tuberculosis. It is the second most common cause of death in world. याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, यदि आपसे पूछा जाए बेटा दुनिया के अंदर भी मरने के लिए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, या दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति किस बीमारी से मरता है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन जो कॉज रहेगा वो रहेगा आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, जिसको पैदा करने वाला कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है मामला? क्लियर है? चलिए, एवरी ईयर लगभग 2 मिलियन पीपल्स इससे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब बात आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। अब बात आती है बेटा इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इंडिविजुअल इनहेल ए sufficient number of tuberculous bacilli into the alveoli। ठीक है, होता क्या है कि अगर कोई पर्सन ट्यूबरकुली के बेसिलाई को, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बेसिलस को या बैक्टीरिया को यदि इनहेल कर लेगा ज्यादा मात्रा में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पेरेन्काइमल सेल है एल्वेओलाई के अंदर, जो पेरेन्काइमल सेल पाई जाती हैं, जो एल्वेओलाई के अंदर पेरेन्काइमल सेल है बेटा, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा? उनके अंदर होगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? जो बेसिलाई हैं वो ब्रोंकियल सिस्टम में जाएंगे बेटा। बेसिलाई कहाँ जाएंगे बेटा? ब्रोंकियल सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। बेसिलाई ब्रोंकियल सिस्टम में एंटर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में बेसिलाई इम्प्लांट देमसेल्फ ऑन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलाई। तो जो बेसिलाई है बेटा, जो बेसिलाई है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? बेसिलाई एल्वेओलाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जाकर के बेसिलाई मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिलाई क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन के बाद में यहाँ पर क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। दोबारा से समझिए, किसी भी व्यक्ति ने, नॉर्मल व्यक्ति ने टीबी के बहुत सारे बैक्टीरिया को इनहेल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो पेरेन्काइमल सेल है एल्वेओलाई की, उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण ब्रोंकियल सिस्टम के अंदर बेसिलस पहुंच गए। देन बेसिलाई इम्प्लांट हो गए आपके और ब्रोंकियल और एल्वेओलाई में। उसकी वजह से क्या हुआ? बैक्टीरिया ने और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन किया और ज्यादा ग्रोथ की बेटा, जिससे क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई पर्सन में। क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से सेलुलर रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई, सेलुलर रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से जो पेरेन्काइमल सेल थी,
एल्वोलाई के अंदर जो पेरेन्काइमल सेल होती हैं, वो पेरेन्काइमल सेल बेटा नेक्रोसिस कर जाएंगी। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? सेल डेथ। तो जब एल्वोलाई की सेल नेक्रोस्ड हो जाएंगी, जब एल्वोलाई की सेल नेक्रोस्ड हो जाएंगी, तो एल्वोलाई का काम क्या होता है? एल्वोलाई का काम क्या होता है? एल्वोलाई का काम होता है O2 का एक्सचेंज करना। O2 और CO2 का एक्सचेंज। O2 और CO2 का एक्सचेंज कौन करता है बेटा? एल्वोलाई करती है। एल्वोलाई करती है। तो जब इन एल्वोलाई के अंदर ही नेक्रोसिस हो जाएगी, जब एल्वोलाई के अंदर ही नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, तो O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है बेटा, जो आदान प्रदान है वो प्रॉपर नहीं होगा। ऑक्सीजन और CO2 का जो टिश्यू और एल्वोलाई के बीच में जो आदान प्रदान चलता है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में अब बात करते हैं हम टीबी के रिस्क फैक्टर की। मतलब टीबी के होने के क्या क्या और कारण बेटा हो सकते हैं। तो पहला, क्लोज कॉन्टेक्ट विद समवन हु हैज एक्टिव टीबी, यानी ऐसा पर्सन जो कि टीबी के लिए बेटा एक्टिव हो, यानी जिसको टीबी हो, जिसको टीबी हो एक्चुअल में, उस पर्सन के यदि आप क्लोज कांटेक्ट में रहोगे, उस पर्सन के यदि आप क्लोज कांटेक्ट में रहोगे, तो उसकी वजह से पेशेंट में टीबी हो सकता है। अगला, इम्यूनो कंप्राइज्ड स्टेटस सच एज एचआईवी, कैंसर, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। अगर किसी मरीज को एचआईवी है, कैंसर है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, या बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, तो उन कंडीशन में पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? उन कंडीशन में पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस रहता है। उन पर्सन में ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस रहता है, क्योंकि इस समय पर्सन की इम्यूनिटी बहुत वीक है बेटा, इम्यूनिटी बहुत वीक है। और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या होगा? कोई भी बैक्टीरिया आसानी से ग्रोथ कर जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया आसानी से घुस जाएगा, तो टीबी का बैक्टीरिया भी घुसेगा। तो टीबी का बैक्टीरिया जब घुस गया तो वो क्या करेगा बेटा? वहां पर डिसीज पे कॉज कर देगा। क्या कर देगा? डिसीज कॉज कर देगा। अगला है, एनी पर्सन विद एडिक्वेट हेल्थ केयर, मतलब किसी भी पर्सन की प्रॉपर एडिक्वेट केयर ना की गई हो, केयर नहीं की गई हो बेटा, ऐसे पर्सन के अंदर भी क्या होता है? टीबी के या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगला, मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज, सीआरएफ और मैलिग्नेंसी। अगर किसी पेशेंट को बेटा क्या है? डायबिटीज है, सीआरएफ है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, या मैलिग्नेंसी है, कोई भी मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी का मतलब हो गया बेटा कैंसर। मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होगा? कैंसर। यदि किसी पर्सन को डायबिटीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या कैंसर है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज की इम्यूनिटी भी डाउन रहती है। डायबिटीज, किडनी फेलियर और कैंसर, तीनों ही कंडीशन में जो इम्यूनिटी रहेगी वो वीक रहेगी पर्सन की। वीक इम्यूनिटी के कारण कोई भी बैक्टीरिया आसानी से एंटर कर सकता है, तो टीबी का बैक्टीरिया भी एंटर करेगा और पेशेंट में क्या कर देगा? टीबी कर देगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला, लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया एंड सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, यानी ओवर क्राउडेड एरिया है और साथ में सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा। क्राउडेड एरिया है पहला। दूसरा, उसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की वजह से पेशेंट में क्या होगा? माल न्यूट्रिशन की वजह से पेशेंट में क्या होगा? जो इम्यूनिटी है वो वीक होगी, प्लस मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। बेटा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिसके कारण पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? जिसकी वजह से पर्सन में इन्फेक्शन का रेट हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो रेट बेटा क्या रहेगा? हाई रहेगा, इन्फेक्शन रेट हाई रहेगा। ठीक है। अगला, हेल्थ केयर वर्कर में इसलिए होगा यदि आपके बेटा आईपीडी में, यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी के अंदर अगर कोई टीबी का मरीज है, ट्यूबरक्लोसिस का यदि पेशेंट भर्ती है, तो वो जब खांसेगा, छींकेगा, तो उसकी ड्रॉपलेट आएंगी। टीबी से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, याद रखिएगा। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसा इन्फेक्शन है बेटा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ध्यान रखिएगा। टीबी का जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो आईपीडी में यदि टीबी का कोई मरीज भर्ती है, तो बेटा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से वो क्या होगा? आपके अंदर नॉर्मल, यानी आपकी नर्सिंग स्टाफ के अंदर बेटा एंटर कर जाएगा, डॉक्टर स्टाफ के अंदर एंटर कर जाएगा, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी है उन सभी के अंदर ये एंटर कर सकता है। तो ये क्या हो गया बेटा? इसके कॉज हो गए या रिस्पेक्ट होगा। ठीक है। अब बात आती है ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन मतलब फैलता कैसे है टीबी? तो ये टीबी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन, याद रखिएगा।
ये जो टीबी का बैक्टीरिया है वो एयरबोर्न फैलता है। एयरबोर्न मतलब हवा के संपर्क में आने से। जैसे किसी ने क्या किया, स्नीजिंग की, इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीजिंग किया, कफिंग करी, या तो स्नीजिंग हो या कफिंग हो, स्नीजिंग या कफ दोनों ही कंडीशन में, स्नीजिंग या कफ दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, टीबी का बैक्टीरिया पर्सन में क्या कर देगा, क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, नॉर्मल पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा और पेशेंट को क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। अगला बाय द स्नीजिंग, स्पीकिंग एंड किसिंग। स्नीजिंग करने से, स्पीकिंग करने से और किसिंग करने से, तीनों का मतलब हो गया सीधा सीधा भाई, इन दोनों में तो सीधा सीधा क्या हो गया, एयरबोर्न, क्योंकि जब बोलेगा या छींकेगा तो उस समय क्या होगा, ड्रॉपलेट निकलेगा। और किसिंग से डायरेक्टली क्या हो गया बेटा, सलाइवा ट्रांसमिट हो गया। क्या ट्रांसमिट हो गया, सलाइवा ट्रांसमिट हो गया। सलाइवा ट्रांसमिट होने की वजह से, सलाइवा के ट्रांसमिट होने की वजह से पेशेंट के अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया है वो एंटर कर गया। ठीक है। अगला अब बात आती है बेटा क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, देखिए पहला रखा गया जीरो क्लास, क्लास जीरो, जिसमें टीबी का कोई भी एक्सपोजर नहीं है, नेगेटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, तो इसके लिए जीरो रखा गया, तो ये तो कोई है ही नहीं क्लास। अगला बेटा क्लास वन, क्लास फर्स्ट में टीबी का एक्सपोजर है लेकिन पर्सन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन का एक्सपोजर नहीं है, या कह सकते हैं हम कि पर्सन के अंदर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन शो नहीं हो रहा है। अगला नेगेटिव ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट जो आपने किया ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट बेटा वो नेगेटिव आया पर्सन में। क्लास वन हम किसे कहेंगे, स्टेज वन हम किसे कहेंगे, जिसमें टीबी का एक्सपोजर तो है लेकिन एविडेंस नहीं है इन्फेक्शन का, और ना ही स्किन टेस्ट जो ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट है वो भी पॉजिटिव नहीं आया है। अगली क्लास है बेटा क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में टीबी का इन्फेक्शन है एक्सपोजर में, कोई डिसीज नहीं है, बीमारी नहीं है, सिग्निफिकेंट रिएक्शन और ट्यूबरिकुलर स्किन टेस्ट है लेकिन नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ टीबी और एक्सरे फाइंडिंग, एक्सरे में भी नहीं मिला और क्लिनिकल एविडेंस में भी मिला। अगला बेटा क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में क्या हुआ, क्लिनिकल एक्टिव डिसीज है, टीबी का इन्फेक्शन भी है, क्लिनिकल भी दिखाई दे रहा है, ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट भी कंफर्म हो गया है और एक्सरे में भी बेटा कंफर्म हो गया है। ठीक है। फोर्थ की बात करें तो और डिसीज, नो करंट डिसीज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस टीबी, एक्सरे फाइंडिंग प्रीवियस एंड टीबी रिएक्शन ऑफ ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट, लेकिन ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट है। अगला टीबी का सस्पेक्ट, क्लास फिफ्थ में टीबी का सस्पेक्ट पर्सन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मतलब साइन एंड सिम्टम, मतलब किसी भी पर्सन के अंदर जिसको टीबी है, उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहला है लो ग्रेड फीवर। सबसे पहला कौन सा है बेटा, लो ग्रेड फीवर। कौन सा है, लो ग्रेड फीवर। ठीक है, यानी मरीज में कैसा हल्का हल्का बुखार रहेगा, हल्का हल्का बेटा बुखार रहेगा, लो ग्रेड फीवर बना ही रहेगा। अगला वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, याद रखना अनएक्सप्लेन्ड होगा, मतलब बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के मरीज का वजन ऑटोमेटिकली घटता चला जाएगा, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगला है बेटा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब भूख ना लगना। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगना या न लगना। अगला है मलेश। मलेश माने क्या होता है बेटा, मरीज को जनरल डिस्कम्फर्टनेस होगा। क्या होगा, जनरल डिस्कम्फर्टनेस। मरीज को क्या होगा बेटा, जनरल डिस्कम्फर्टनेस होगा, ध्यान रखिएगा, मरीज को होगा जनरल डिस्कम्फर्टनेस। ठीक है, जनरल डिस्कम्फर्टनेस होगा। अगला फीवर विद चिल्स। मरीज को क्या रहेगा बेटा, फीवर विद चिल्स, मतलब बुखार के साथ साथ ठंड लगेगी, कप कपी छूटेगी मरीज को। ठीक है, मलेरिया का मतलब होता है जनरल डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कफ। मरीज में क्या होगा, खांसी, खांसी होगी, यानी प्रोडक्शन होगा कफ का, मतलब मरीज में क्या होगा, मेनली खांसी होगी। ठीक है, खांसी होगी, प्रोडक्शन ऑफ कफ होगा, मरीज के अंदर प्रोडक्शन ऑफ कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा इर्रेगुलर होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझते हो, साइकिल एक चेंज इन फीमेल। फीमेल के अंदर यदि टीबी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा इर्रेगुलर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सभी क्या है बेटा, सिम्टम है। अगला नाइट स्वेटिंग। पेशेंट में नाइट में, रात को बेटा स्वेटिंग मिलेगी, चाहे वो सर्दी भी क्यों ना हो, सर्दियों के अंदर भी पेशेंट में क्या हो सकता है, नाइट स्वेटिंग हो सकती है। अगला साइन हीमोप्टाइसिस। टीबी का अगला साइन क्या रहेगा, हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड इन स्पुटम, यानी पेशेंट के स्पुटम के साथ में बेटा क्या आएगा, स्पुटम के साथ में क्या आएगा, ब्लड आएगा, स्पुटम के साथ में ब्लड आएगा, इसको कहते हैं हीमोप्टाइसिस। नेक्स्ट है बेटा चेस्ट पेन। अगला क्या है, चेस्ट पेन। नेक्स्ट प्लूरेटिक पेन,
यानी पेशेंट के चेस्ट में पेन रहेगा या लंग्स में पेन रहेगा। अगला है चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस रहेगी, चेस्ट उसकी क्या रहेगी, टाइटनेस रहेगी पेशेंट में। ये सभी सिम्टम पेशेंट में किसमें देखने को मिलेंगे, जिनको टीवी हो, ट्यूबरक्लोसिस हो। क्लियर है मामला, क्लियर है मामला, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट डायग्नोसिस की। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। तो ऐसा मरीज जिसको टीबी है उसमें हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बेटा हिस्ट्री कलेक्शन, पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। तो हम मरीज की हिस्ट्री लेंगे, चाहे वो मेडिकल हो या इन्फेक्शियस हिस्ट्री हो, ठीक है, या इन्फेक्शियस हो। तो हम किसी भी प्रकार की पेशेंट की हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, या तो मेडिकल या इन्फेक्शियस, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, मरीज में चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे चेस्ट का एक्सरे कर सकते हैं। अगला है CSF एग्जामिनेशन, मतलब मरीज का हम CSF कलेक्ट करेंगे। CSF को कलेक्ट करेंगे काय के द्वारा, लंबर पंचर टेक्निक के द्वारा, ठीक है। लंबर पंचर टेक्निक के द्वारा, LP टेक्निक के द्वारा हम क्या करेंगे, CSF को कलेक्ट करेंगे। CSF को बेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। CSF को कलेक्ट किया, और जैसे CSF कलेक्ट हुआ कहां से करेंगे हम, L2 L3 स्पेस और L3 L4 के बीच में से, ठीक है, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। क्लियर है, CSF का एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे पता लगेगा, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कहीं पर्सन के जो CSF है, ब्रेन है, उसके अंदर तो टीबी का बैक्टीरिया पहुंच नहीं गया, ठीक है। अगला है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसको हम मोंटॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं बेटा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, स्किन के अंदर ट्यूबरकुलिन प्रोटीन इंसर्ट करेंगे, जिससे जिससे हम पर्टिकुलर उस जगह पर इन्फ्लामेशन रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है। अगला है माइक्रोस्कोपिक, और इसमें हम क्या करेंगे, उसको आईडी लगाएंगे। देखना, याद रखना बेटा, रूट रहेगा आईडी। जो मोंटॉक्स टेस्ट है उसमें जो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन डाली जाती है वो आईडी रूट में डालेंगे, मतलब इंट्राडर्मल। अगला माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम। स्पुटम का बेटा हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और है, ठीक है। अगला CBC करा सकते हैं पेशेंट में। CBC में कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट होती है, ठीक है। उसके अलावा एलिसा टेस्ट कराएंगे पेशेंट का, एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये टेस्ट बेटा एड्स के अंदर या HIV के अंदर भी होता है, ध्यान रखना। HIV के पेशेंट के अंदर भी ये टेस्ट देखने को मिलता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं जो टीबी का मरीज है उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट चलाएंगे, या क्या क्या ट्रीटमेंट हम टीबी के मरीज में दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है हमें गोल तैयार करने होंगे। ट्रीटमेंट करने से पहले बेटा हमें किसी भी पर्सन में, ट्रीटमेंट से पहले हमें गोल तैयार करने होते हैं। तो गोल में क्या रहेगा, पहला टू ट्रीट द इन्फेक्शन। मरीज का हमें पहले तो बेटा इन्फेक्शन ट्रीट करना है जो टीबी का हो रखा है। अगला जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचना है, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर कॉम्प्लिकेशन। अगला उसके अलावा जो रिलीफ देना है आपको बेटा, जो डिस्कम्फर्टनेस हो रहा है, जो डिस्कम्फर्टनेस हो रहा है उसमें आपको रिलीफ देना है, उसमें आपको बेटा क्या करना है, रिलीफ देना है, ठीक है। डिस्कम्फर्टनेस में रिलीफ देना है, ठीक है बेटा। अगर ये क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अब स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए। और इस क्लास के जो नोट्स है बेटा, इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के फॉर्म में मिलेंगे, PDF के फॉर्म में मिलेंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, नाम है उसका बेटा मिनी अटेम्प्ट, मिनी अटेम्प्ट, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस नाम से बेटा अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस नाम से, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस नाम से चैनल है टेलीग्राम के अंदर। आप उसको बेटा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और वहां से आप इसके वीडियो का लिंक और PDF नोट्स, वीडियो का PDF और इसकी जो लिंक रहेगी वो आपको वहां से मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए। अगला टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को भी बेटा हमें प्रिवेंट करना है। क्लियर है मामला, चलिए। उसके बाद में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। याद रखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है, टीबी का मेडिकल ट्रीटमेंट आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम फर्स्ट लाइन डिफेंस सॉरी ड्रग्स देंगे मरीज को। क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट लाइन ड्रग्स देंगे। और फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या आता है, एक आइसोनियाजिड, याद रखना। फर्स्ट लाइन डिफेंस में हम क्या देंगे मरीज को, आइसोनियाजिड देंगे, जो कि 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। मरीज का वजन किलो में रहेगा, है ना, तो 1 किलो के मरीज में 5 mg, 1 किलो तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है।
तो लगभग 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से देंगे। अगली दवाई है बेटा रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन रिफाडिन के नाम से, जो कि 10 mg पर kg पर डे देंगे इसको। अगली है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से देते हैं बेटा, इंपोर्टेंट है सभी, इंपोर्टेंट है, यही चलती है टीवी में। अगला एथाम्ब्यूटोल, मायाब्यूटोल के नाम से 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से, कैसे दी जाती है 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगला पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से, पायराजिनामाइड जो दवाई है बेटा 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से दी जाती है। क्लियर है मामला, क्लियर है। फिर बात आती है सेकंड लाइन ड्रग्स की, सेकंड लाइन ड्रग्स की बात आती है, तो सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी रहेंगी, इटियोनामाइड, कैप्रोमासिन, कैप्रियोमाइसिन, केनामाइसिन, अमीकासिन, पासा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पासा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, और साइक्लोसिरिन या सिरोमाइसिन के नाम से बेटा। ये ड्रग्स को बेटा उंगलियों पे आप याद रख लीजिए, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, इंपोर्टेंट है काय के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम आप दोगे बेटा उसके लिए ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अब आते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग ट्रीटमेंट की तरफ, नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। नंबर एक, पहले नर्सिंग डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, तो इनफेक्टिव, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज स्पुटम, रिलेटेड टू इंक्रीज स्पुटम एंड डिक्रीज एफर्ट टू कफ, यानी मरीज को स्पुटम का ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, स्पुटम ज्यादा निकलेगा और मरीज प्रॉपर तरीके से उस स्पुटम को क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग असेसमेंट क्या करना है आपको बेटा, तो एक तो आपको असेस करना है जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जनरल कंडीशन को बेटा असेस करना है, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक विद प्रमोट सिस्टेमिक हाइड्रेशन, मतलब पेशेंट में फ्लूइड इनटेक को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देना है, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को टू करेक्ट द पोजीशन टू फैसिलिटेट द एयरवे ड्रेनेज, मतलब पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करनी है जिससे एयरवे प्रॉपर हो सके बेटा, एयरवे प्रॉपर हो सके, ठीक है। अगला हमें क्या काम करना है, अगला हमें क्या काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एज प्रिस्क्राइब, इंपोर्टेंट चीज चल रही है, जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, फिजिशियन ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से आपको बेटा ट्रीटमेंट करना होगा। दूसरी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करें, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी घटने की वजह से पेशेंट में ब्रीथिंग इनफेक्टिव हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या इंटरवेंशन करोगे, तो असेस द ब्रीथिंग पैटर्न, पेशेंट का हमें ब्रीथिंग पैटर्न असेस करना है। अगला चेक द वाइटल साइन, वाइटल साइन चेक करनी है प्रॉपर मरीज की। अगला प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू एक्सपांड लंग्स, लंग्स को एक्सपेंड कराने के लिए बेटा आपको क्या करना है, प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन देनी है मरीज को। तीसरी नर्सिंग डायग्नोसिस यदि रहेगी, तीसरी नर्सिंग डायग्नोसिस यदि रहेगी कि आप एक्टिविटी इंटॉलरेंस देख रहे हो मरीज में, और फटीग, डिक्रीज न्यूट्रिशनल इनटेक लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब मरीज में एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है और न्यूट्रिशनल इनटेक जो आप करा रहे हो उसके हिसाब से देखा जाए तो मरीज में फटीग है, ठीक है, फटीग है। क्यों, क्योंकि पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, पहला असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करेंगे। दूसरा असेस द पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिविटी, असेस द पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी के दौरान पेशेंट की हम असेस करेंगे कि उसकी एक्टिविटी में कोई सुधार आया कि नहीं आया। अगला चेक द न्यूट्रिशनल स्टेटिंग या स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पेशेंट का हम बेटा न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे, और ऑफर फूड विद इजीली डाइजेस्टेबल एंड एनर्जेटिक फूड, यानी पेशेंट को हम इजीली डाइजेस्टेबल और एनर्जिक फूड प्रोवाइड करेंगे, एनर्जिक फूड प्रोवाइड करेंगे जिसमें पर्सन को क्या हो बेटा, रिलीफ हो, जिसमें पर्सन को क्या हो, रिलीफ मिले, रिलीफ मिले। क्लियर है मामला, क्लियर है। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा टीबी के बारे में या ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट पल्मोनरी टीबी। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।